स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज डिमांड। डिमांड तो सभी को पता है, जैसे आप अपने मम्मी पापा से डिमांड करते हो आईफोन के और बदले में आपको चप्पल मिलती है। खैर वो तो एक अलग सी बात है, बट डिमांड को मोस्टली सब बच्चे जानते हैं क्या होता है। ये ना 3 शब्दों से बना हुआ है, थोड़ा मिलता जुलता। कौन कौन से वो 3 शब्द वो देखते हैं। डिजायर, डिजायर क्या होता है भाई कि यार काश मेरे पास वो होता, यार काश मेरे पास वो होता। वो चीज होती है डिजायर, मतलब जिसके लिए हम पे नहीं कर सकते बट फिर भी सोचते हैं ना कि यार काश मेरे पास प्राइवेट जेट होता, मजा आता, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद होती है वांट। वांट क्या होते हैं कि मतलब जब एक डिजायर वांट बन जाती है ना, यानी कि हम थोड़े थोड़े सोचने लग जाते हैं कि अच्छा अगर हम मेहनत करेंगे तो हाँ आ जाएगा अपने पास इतना पैसा और हम इस चीज को खरीद सकते हैं, तो होती है वांट। और डिमांड क्या होती है कि भाई हम एक चीज को, एक कमोडिटी को खरीद सकते हैं उस टाइम पे, और जितना उस कमोडिटी का प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे हम उस चीज को खरीद सकते हैं, वो होती है उस चीज की डिमांड। तो ये 3 शब्दों से डिमांड बना हुआ है, ठीक है। इन 3 चीजों के कंसेप्ट से डिमांड बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिमांड पढ़ लेते हैं कि भाई डिमांड होता क्या है। वैसे ना मुझे कहीं अच्छे से नोट्स नहीं मिले आपको आपको पढ़ाने के लिए, बट मेरी टीचर है, उनके नोट्स हैं, तो इसी से मैं आपको पढ़ाती हूँ। काफी अच्छे नोट्स हैं एंड यू विल लाइक दैट टू। और ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां से फ्री में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो डिमांड क्या होता है, डिमांड किसी भी गुड की। अब यहाँ पर देखो क्वांटिटी ऑफ अ गुड, 3 चीजें इसमें। क्वांटिटी ऑफ अ गुड, डिमांड मतलब होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी की, उस चीज की आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो उस प्राइस पे, जिस उस कमोडिटी का जितना भी प्राइस चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है। और आप उसके लिए पे कर सकते हो। तो डिमांड 3-4 चीजों से बना हुआ है कि आप उस गुड की कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो उस प्राइस पे, क्या उसको खरीद सकते हो और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये होता है डिमांड। अब डिमांड भी 2 टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट, ठीक है। इंडिविजुअल क्या होता है कि एक कंज्यूमर है, कोई भी एक इंसान है, वो किसी चीज को खरीद सकता है उस प्राइस पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या होता है कि सारे के सारे कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, उस कमोडिटी की क्वांटिटी, काफी सारी क्वांटिटी को खरीद सकते हैं उस प्राइस पे, एबल भी है और उस टाइम पे। तो ये होती है मार्केट डिमांड। अब सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड को खत्म करेंगे, फिर मार्केट डिमांड को खत्म करेंगे। तो शुरू करें अपना चैप्टर। ओके, सो क्या होता है, कई कई चीजों की वजह से ना डिमांड ऊपर नीचे चली जाती है, ठीक है। काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन क्या होता है भाई कि जैसे जैसे डिमांड होती है वो कभी किसी चीज की ऊपर चली जाती है, कभी किसी चीज की घट जाती है। पहले कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम में मास्क की कितनी डिमांड थी, अब कोरोना जैसे चला गया तो मास्क की डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड ऊपर नीचे जाती है। तो इस रिलेशनशिप को बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स, उसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड ऊपर नीचे जाती है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो है डिमांड फॉर द, ये देखो, ये जो डिमांड है कमोडिटी एक्स की, वो कई चीजों की वजह से ऊपर नीचे जाते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, प्राइस जो है एक्स का, कि उसका कितना प्राइस है, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, ठीक है। और उसके बाद रिलेटेड गुड का प्राइस कितना है, इनकम कितनी है कंज्यूमर्स की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से किसी भी चीज की डिमांड ऊपर नीचे जाती है। अब ये इंडिविजुअल डिमांड के मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स बताया, अब इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मान लो आप किसी भी चीज को खरीद रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप खरीद रहे हो, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर उसका प्राइस जो घट रहा है तो उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। ये तो आपने देखा ही है, कोई भी चीज सस्ती हो जाए फटाफट फटाफट लाइन लग जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। समझ में आया? आप देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब 2 टाइप के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं कि हम 2 गुड्स को आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास चाय नहीं है तो आप कॉफी पी के काम चला सकते हो, आपके पास सेब नहीं है तो आप बनाना खा के काम चला सकते हो। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जिसका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। जैसे कार और पेट्रोल है, ये दोनों साथ साथ ही आएंगे, ये अलग अलग से इनका लॉजिक नहीं बैठेगा। तो कार एंड पेट्रोल जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, कार को भी पेट्रोल को भी, ठीक है। अब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। मान लो अगर एक चीज ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड में, टी और कॉफी, ठीक है। अगर मान लो कि टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया तो क्या टी को कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो इसलिए कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और अगर मान लो टी का जो प्राइस है वो घट गया तो कॉफी की जो डिमांड है
वो कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड में ऐसे डिमांड का लॉजिक चलता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि जैसे मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल के अगर प्राइस बढ़ गए तो कार कोई खरीदेगा नहीं ना, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल के ही प्राइस कम हो गए तो कार की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है डिमांड के केस में इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो मतलब ये लॉजिक बता रखा है कि इन फैक्टर से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें भी दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड और एक इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड जो हम सब लोगों को इवेंचुअली चाहिए ही चाहिए डेली की डेली, ठीक है, वो होते हैं नॉर्मल गुड्स। तो क्या होता है जैसे मान लो अगर हमारी इनकम बढ़ गई, अगर हमारी सैलरी या फिर इनकम बढ़ गई तो हम जो है उन नॉर्मल गुड्स को और ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम उनकी जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स की वो भी कम हो जाएगी। तो ये था नॉर्मल गुड का केस। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं जो जनरली हम बहुत कम खरीदते हैं, जैसे कि हम ज्यादातर गेहूं और चावल खरीदते हैं, जवार बाजरा बहुत कम खरीदते हैं ना, तो जवार बाजरा होते हैं इन्फीरियर गुड्स। मान लो अगर हमारा जो इनकम है वो बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं अरे वाह हमारी तो इनकम बढ़ गई, हम तो गेहूं खरीदेंगे, हम तो चावल खरीदेंगे। तो ये इन्फीरियर गुड्स को कौन खरीदेगा, तो इनका डिमांड जो है वो कम चला जाएगा। मान लो अगर हमारी जो इनकम है वो घट गई तो हम दोबारा से जवार और बाजरा पे आ जाएं तो इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इतना समझ में है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। भाई सबकी पसंद अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबकी प्रेफरेंस अलग है ना, कि वो किस चीज को चाहते हैं। अगर मान लो कोई नई नई चीज आई है मार्केट में तो सब लोग उसी के पीछे पागल है, तो उसकी वजह से सबके टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। और हर एक का अलग टेस्ट होता है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मान लो किसी का किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको नहीं खरीदेगा, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। नैनो कार ही लगा लो, ठीक है, नैनो कार जो है अब इसका किसी का कोई भी इसको पसंद नहीं करता तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली चलेगी, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी ऐसी चीज है जिसका फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो पेट्रोल का या फिर पेट्रोल लगा लो, पेट्रोल का जो है फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है तो लोग क्या करेंगे, अपनी गाड़ी की जो जितनी भी टंकी है वो आज ही फुल करवा लेंगे क्योंकि अभी पेट्रोल का प्राइस कम है। तो जैसे ही फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला होता है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है अभी करंट टाइम में, और फ्यूचर का डिमांड अगर कम होगा तो उसकी डिमांड भी घट जाती है। इतना समझ में है। सो ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। भाई आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें काफी सारे टेबल्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। उन टेबल्स में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, तो डिमांड के चैप्टर में भी हमें काफी सारे टेबल्स पढ़ने होते हैं। उन टेबल्स को हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, डेफिनेशन लिखनी होती है, शेड्यूल बनाना होता है, शेड्यूल को देके ग्राफ बनाना होता है और उस ग्राफ को समझाना होता है। ये पूरा किस्सा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जिसमें डिमांड को एक टेबल की फॉर्म में लिखा जाता है और उस टेबल के थ्रू उसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल भी एक टेबुलर स्टेटमेंट है। अब देखो क्योंकि हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम उसी का शेड्यूल बनाएंगे। तो शेड्यूल में मैंने बनाया प्राइस, ठीक है, और फिर मैंने लिखा डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस 5 है तो मैंने एक चीज खरीदी, प्राइस 4 है तो मैंने 2 चीज खरीदी, 3 है तो मैंने 3 चीज खरीदी, 2 है तो 4 चीज खरीदी, और 1 है प्राइस तो मैंने 5 चीजें खरीदी या फिर टॉफी लगा। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का मैंने शेड्यूल बना दिया। इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। अब इसी शेड्यूल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, डिमांड कर्व। कैसे बनाएंगे, जैसे y एक्सिस बनाई, x एक्सिस बनाई, 0 लिखा मतलब ओरिजिन लिखा, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिखा और यहाँ पर मैंने प्राइस लिख दिया और हर एक को प्लॉट कर दिया। और मैंने ये ऐसा कर्व बना दिया जिसका नाम मैंने लिख दिया dd, और dd इज द डिमांड कर्व। और आप देख रहे हो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो घटता जाएगा डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप है कि प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। जब भी किसी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसी भी चीज में तो उसका डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड्स होता है। इतना समझ में है। तो ये तो डिमांड कर्व, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ठीक है। और डिमांड कर्व के बारे में और क्या लिखा हुआ है कि प्राइस जो है वो हमने y एक्सिस पे लिया है और डिमांड जो है वो हमने x एक्सिस पे लिया है, और dd जो है ये डिमांड कर्व है और ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। समझ में आ गया। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब वही, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ गया। आप देखो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये जो आपको dd दिख रहा है ये डिमांड कर्व का स्लोप है। और मैंने आपको यही बताया कि स्लोप
स्लोप जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है, और ये इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसलिए ये जो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इसका एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये जस्ट फॉर नॉलेज है, जैसे कि चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कितना चेंज आया डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, वो होता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, और ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। और ये ना थोड़ा ज्यादा फ्लैट होता है, ऐसा चपटा सा डिमांड कर्व है, देखो चपटा सा है ना, तो ये फ्लैट है, ठीक है। अब आते हैं, सो इंडिविजुअल डिमांड खत्म होती है, अब हम बात करते हैं अपनी मार्केट डिमांड के बारे में। मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करने के काफी सारे फैक्टर्स हैं, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड कहते हैं। तो वही सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। फिर 3 नए आए हैं मार्केट डिमांड में, एक साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकी वजह से मार्केट डिमांड में क्या असर पड़ता है। इन 6 चीजों की ये जो 6 चीजें वो तो हमने पढ़ ली ऑब्वियसली, कि इनमें अगर चेंज आएगा तो डिमांड में क्या चेंज आया। ये 3 चीजें हमने नहीं पढ़ी, वो चीज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो वो चीज देखते हैं, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा ही मार्केट का जो डिमांड है वो बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड जो है वो घटेगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सीजन एंड वेदर, अगर मान लो कोई सीजन आया है किसी भी चीज का, तो डिमांड जो है उस कमोडिटी की बढ़ जाएगी, और सीजन चला गया तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसे विंटर्स क्लोथ लगा दो, विंटर का सीजन आया तो वुलन क्लोथ की डिमांड बढ़ गई, विंटर का सीजन गया तो वुलन क्लोथ की डिमांड भी गई, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर मान लो हर एक जने को इक्वल इनकम मिले तो डिमांड जो ज्यादा बढ़ेगी। अगर इनकम सबको अलग अलग बटेगी, कोई रिच हो जाएगा, कोई पुअर हो जाएगा, कोई मिडिल क्लास होगा, तो उससे क्या होगा, डिमांड भी जो है वो थोड़ी कम रह जाएगी। तो ये सारी चीजों का ऐसे असर पड़ता है किसका, डिमांड के ऊपर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल पढ़ा था, वैसे ही मार्केट डिमांड स्केड्यूल पढ़ता है। मार्केट डिमांड स्केड्यूल में क्या होता है, जनरली इसका एक फॉर्मूला होता है मार्केट डिमांड का, कि जितनी भी आपकी इंडिविजुअल डिमांड ना उनको प्लस कर दो तो आपकी मार्केट डिमांड निकल आती है। जैसे हमने यहाँ पे स्केड्यूल बनाया, पहले प्राइस लिखा 5 4 3 2 1, उसके बाद हमने डिमांड ए लिखा हाउस होल्ड ए का, और डिमांड बी लिखा हाउस होल्ड बी का, ठीक है। और उसके बाद ये पहली डिमांड है, डिमांड 2 है, ठीक है, डिमांड ए डिमांड बी, डिमांड ए डिमांड बी। अब हमें मार्केट डिमांड कैसे निकालनी है, सारी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करना है, तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, उसके बाद 3 + 4 7, 4 + 5 9, 5 + 6 11। तो ये होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब स्केड्यूल बना लो तो कर्व बनाओ, कर्व कैसे बनाओगे, ये आपका डिमांड ए इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बी, और उसके बाद यहाँ पर आपका ये मार्केट डिमांड का जो स्केड्यूल है, सॉरी कर्व है, वो बन गया। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो मार्केट डिमांड का कर्व बना है ये और ज्यादा चपटा है, वो क्यों है, ये क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, कि मार्केट डिमांड का जो कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर क्यों है। वो फ्लैटर इसलिए है क्योंकि जैसे कि मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस चेंज आएगा तो मार्केट डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा तो मार्केट डिमांड में ज्यादा चेंज होगा देन इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में इतना ज्यादा चेंज नहीं होता जितना मार्केट डिमांड में चेंज होता है, इसलिए मार्केट डिमांड पे ज्यादा असर पड़ता है प्राइस का, तो ये इतना ज्यादा चपटा इसलिए देन इंडिविजुअल डिमांड का। इतना समझ में आया। इसलिए यहाँ पर अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के अंदर डिफरेंस बिटवीन बताया हुआ है, कि सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर एन इंडिविजुअल कस्टमर आ जाएगा और यहाँ पर ऑल द कंज्यूमर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये फॉलो जरूर करता है। और उसके बाद इनके फंक्शंस बता दिया आपने कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कि ये सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इस इंडिविजुअल डिमांड को असर डालते हैं, और ये सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड को असर डालते हैं। समझ में आ गया, ये सब ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंस बिटवीन बता सकते हो। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कुछ ज्यादा खास याद करने में इतना टफ नहीं है, वही सब चीज है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। और इसको हम अच्छा, इसमें क्या होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप तो हमने बता दिया। अब लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्राइस को कंसिडर करते हैं। वैसे तो हमने काफी सारी चीज पढ़ी है प्राइस से भी अलग, जैसे कि इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, और उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो वो सारी चीजें छोड़ के हम सिर्फ प्राइस पे इस पे ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि प्राइस एंड डिमांड में क्या असर पड़ रहा है, उस चीज को हम लॉ ऑफ डिमांड रखते हैं, उस चीज को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी मैंने अभी आपको ऊपर गिनवाए हैं, वो सारे आप कॉन्स्टेंट रखोगे, उसमें कुछ भी चेंज आ जाए उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता।
इस चीज को हम सेट्रस पेरेबिस कहते हैं कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट रख रहे हैं और सिर्फ हम प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, उस चीज को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अब जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ते हो, उसके एजम्पशंस भी पढ़ोगे। उसकी एजम्पशंस क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ आपको प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखना है, बाकी सारे फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखना है, जिस चीज को आप सेट्रस पेरेबिस कहते हो। तो वही सारी चीजें एजम्पशन आपको लिखनी है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड चेंज नहीं करेगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनकम जो है वो सेम रहेगी, कोई भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन नहीं है प्राइस चेंज की, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम रहेंगे। तो ये आपने एजम्पशंस लिख दिया। अब आपने डिमांड स्केड्यूल बनाना है। डिमांड जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड समझा दिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके जैसे डेफिनेशन लिख दी, उसकी एजम्पशन लिख दी। आप क्या करोगे, डिमांड स्केड्यूल बनाओगे। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। डिमांड स्केड्यूल में प्राइस और डिमांड बना दिया आपने, ठीक है, उसका डिमांड कर्व भी बना दिया, और उसके बाद इसके बाद थोड़े बहुत आपको लिखना है इस कर्व के बारे में कि कर्व क्या कह रहा है, कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो घटता जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, और फिर आप वही चीज बताओगे कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के, ठीक है। और डी जो है वो आपका डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ऐसे करके आपको 2-3 लाइन बनानी है, और इस तरीके से आपके जो आंसर है ना कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, तो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करें कि लॉ ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ठीक है। एक तो इनवर्स रिलेशनशिप है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। दूसरा, ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। मतलब कि ये सिर्फ हमें ये बताता है कि डिमांड जो है वो बढ़ी है या फिर घटी है, ठीक है। प्राइस का चेंज होने से डिमांड बढ़ी है घटी है इतना बताता है, हमें ये चीज नहीं बताता कि कितनी बढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। अब यहाँ पर कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब कि प्राइस में कितना चेंज आया तो कितनी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, वो पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो चीज है। वन साइडेड है कि अगर प्राइस में इफेक्ट आएगा तो ही हमें पता चलेगा कि क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आया। ऐसा नहीं होता कि क्वांटिटी में कितना इफेक्ट आया तो प्राइस में कितना चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा, ये वन साइडेड होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लॉ ऑफ डिमांड के। अब ये है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम ये पढ़ेंगे नहीं। हम पढ़ेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट में क्या है कि रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, कि मतलब किसी भी चीज का प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ जाती है, उसके क्या रीजंस है, वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। वो चीज है, पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है वो बताना है कि जैसे जैसे हम एक के बाद एक यूनिट्स खाते जाते हैं, कमोडिटीज खाते जाते हैं, तो यूटिलिटी जो एक एक यूनिट से हमें मिलती है वो डिक्रीज हो जाती है। मान लो मेरे को प्यास लगी है, मैंने 1 गिलास पानी पिया कट 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 करके, उसके बाद मैंने सोचा हाँ मजा आ गया, उसके बाद मैं दोबारा पी लूं कट कट, तो मुझे हर एक यूनिट पे थोड़ी कम कम सेटिस्फेक्शन मिलती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी, है ना। तो वो होता है लॉ ऑफ डीएमयू। तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर जो है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इफ द कंज्यूमर गेट मोर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो ज्यादा पे करेगा, और फिर जैसे उसको और मन करा खाने का तो हर यूनिट के लिए मतलब उसको बार बार खरीदने के लिए उसको सेम वही प्राइस पे करना पड़ेगा। तो कोई पागल थोड़ा है ना कि अगर मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन लेनी होगी तो मैं उसके लिए फिर से 10 रुपए दूं, 20 रुपए दूं, दोबारा मुझे खाने का मन करे फिर से मैं उसको 10 रुपए या 20 रुपए दूं, तो ऐसे से तो इंसान सोचेगा नहीं यार ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, वो तभी ज्यादा यूनिट खरीदेगा जब उस चीज का प्राइस जो है वो घट जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ कि प्राइस घटेगा तभी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगी। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि अब हम किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि टी नहीं है तो कॉफी पी ली, कॉफी है तो टी, कॉफी नहीं है तो टी पी ली। ऐसे अगर मान लो टी का जो प्राइस है वो घट गया तो ऑब्वियसली टी की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, और कॉफी की डिमांड जो है वो घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यही वही केस है, अगर जिसका भी प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है बढ़ेगी। इस केस में टी का प्राइस घटा तो उसकी डिमांड बढ़ गई टी की, तो ये चीज होती है। इनकम इफेक्ट देखो, एक्स क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमारी इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम बढ़ेगी और उसका प्राइस घट गया किसी भी चीज का, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे उसी चीज को, ठीक है। तो ये होता है इनकम इफेक्ट। अगर कभी
आ जाए पेपर में प्राइस इफेक्ट क्या होता है, तो आप लिख देना इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मिला के प्राइस इफेक्ट बनता है। तो समझ में। अगला है एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स का क्या मतलब होता है कि मान लो एक चीज है, जैसे कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, किसी भी चीज की प्राइस, जो किसी भी चीज का अगर प्राइस घटता है तो बहुत सारे नए कस्टमर्स आ जाएंगे उस चीज को खरीदने के लिए, जो कि पहले उसको खरीद नहीं सकते थे क्योंकि उसका प्राइस तब हाई था। लेकिन अब उसी चीज का प्राइस कम आ गया है तो लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज को खरीदना पसंद करेंगे। नए कस्टमर्स तो आए ही आए, साथ ही साथ जो पुराने कस्टमर्स थे जो उसको ऑलरेडी खरीद रहे थे वो और आएंगे अब, तो क्योंकि उनको वही चीज, अपनी पसंदीदा चीज अब कम प्राइस में मिल रही है, तो एडिशनल कस्टमर्स आ गए। डिफरेंट यूजेस। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक कमोडिटी है मिल्क की या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जो मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है और इनके बहुत सारे यूजेस हैं। मान लो अगर ये मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वो घट गया तो हम उसको काफी सारे यूजेस में ले सकते हैं, जैसे कि हम उसको पी सकते हैं, उसका चीज बना सकते हैं, उसका बटर बना सकते हैं। अगर मिल्क का ही प्राइस घट गया तो हमें काफी सारी चीजों पर रोक लगानी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्शन बनानी पड़ेगी, और जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो हम मिल्क से करते हैं कि उसको पीने का, तो वो हम ज्यादा मेन प्रायोरिटी पे रखेंगे। सो ये होता है डिफिकल्ट यूजेस। अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस है वो देख लो, कि जैसे क्या होता है, जनरली हमें ये बताया जाता है कि जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती है, या फिर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि मान लो किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, उसी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, उसी चीज को हम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। वो कौन कौन सी चीजें वो हमें देखनी है। सो सबसे पहले गिवन गुड्स। मैंने अभी आपको इंफीरियर गुड्स के बारे में पढ़ाया था कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको लोग बाग ज्यादा खरीदना नहीं चाहते हैं या फिर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम है। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के इंफीरियर गुड्स होते हैं जिससे कि कंज्यूमर जो अपनी लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है, और जैसे जैसे उन गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं कि अगर उनका प्राइस बढ़ा तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर उनकी डिमांड घटी तो प्राइस, और अगर उनका प्राइस घटा तो डिमांड भी घट जाएगी। जैसे कि मान लो ज्वार और बाजरा जो है उनका प्राइस जो वो कम हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे हम इनको नहीं खरीदते क्योंकि इनका प्राइस तो और भी ज्यादा कम हो गया, इनको तो जब मर्जी खरीद लो, इनका तो प्राइस वैसे भी कम है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, नए वाले जो बड़े अच्छे वो हैं सीरियल्स जैसे कि व्हीट और राइस, हम उसके ऊपर ज्यादा स्पेंड करेंगे, सुपीरियर सीरियल्स हम खाएंगे। तो ये वाला जो फिनोमिनन है उसको हम गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं, और इसको सर रॉबर्ट गिफिन ने हमें दिया था। तो ये गिफिन गुड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे इनका प्राइस कम होता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाती है, और प्राइस बढ़ता है तो इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अगला है स्टेटस सिंबल। जैसे गोल्ड हो गया, कोई भी बड़ी ऐसी पेंटिंग हो गई, डायमंड्स हो गए, या फिर आईफोन हो गया, इनकी जितनी ज्यादा रेंज आती जाएगी, लोग अपनी स्टेटस दिखाने के लिए कि हम कितने ज्यादा रिच हैं, कितने ज्यादा प्रेस्टिजियस हैं हम, तो उन चीजों को खरीदना चालू कर देते हैं, चाहे उनका प्राइस कितना ही ज्यादा हो जाए, डिमांड उनकी उससे ज्यादा ही बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। मान लो कोई भी ऐसी दवाई है तो वो दवाई आगे जाके बंद होने वाले, तो लोग क्या करेंगे, उस दवाई को पहले ही खरीद के रख लेंगे चाहे वो कितने ही प्राइस में मिल रही है। तो वो होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। इग्नोरेंस। कभी कभी एक इंसान को पता भी नहीं होता कि इसका प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, और वो जितना प्राइस बोलते हैं दुकानदार उसी प्राइस को उस चीज को खरीद लाते हैं। तो इस तरीके से फैशन रिलेटेड गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड कभी भी फैशन रिलेटेड गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। जितनी ज्यादा कोई भी चीज फैशन में होगी, जितने भी रेट पे होगी, लोग उसको खूब खरीदेंगे, तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ी, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमारी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीट, राइस, तो इनका कितना भी प्राइस बढ़ जाए हम उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ में भी प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़। फिर क्या होता है, चेंज इन वेदर। अगर मान लो जैसे कि चेंज आया सीजन में या फिर वेदर में, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी चाहे उनका प्राइस कितना ही हो। जैसे कि रेनी सीजन आया, अम्ब्रेला का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, अम्ब्रेला चाहे कितने ही रुपए की वो बिकेगी बिकेगी, क्योंकि रेनी सीजन आया है और वो चेंज इन वेदर के केस में होगा। तो ये इस टाइम तक हमारा जो आधा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे का चीज जो कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब डिमांड कर्व में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, कभी डिमांड कर्व राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, कभी डिमांड कर्व जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। तो वो सब चीजें अब हम पढ़ेंगे। सो नाउ चेंजेस इन डिमांड कर्व। अब भाई ये जो आप डी डिमांड कर्व देख रहे हो ना, इसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। कैसे कैसे चेंजेस वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको कितने सारे फैक्टर्स पढ़ाए ना, प्राइस वाला फैक्टर बताया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बताया, इनकम बताया है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर बताया है, और उसके बाद सीजन एंड वेदर, पॉपुलेशन वाला बताया है, और एक दो और था, ठीक है। तो उसके
हिसाब से दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक टाइप के चेंजेस में तो हम सिर्फ प्राइस लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, और दूसरे टाइप का जो चेंज होता है उसके अंदर हम प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं कि प्राइस होता है तो डिमांड कर्व में क्या चेंज आता है, और बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं तो डिमांड कर्व में क्या चेंज आता है। तो पहला चेंज है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो जब प्राइस की वजह से डिमांड कर्व चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कि डिमांड कर्व की मूवमेंट होती है, या फिर उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। समझ में आया? अब इसमें क्या होता है कि बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ प्राइस को कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम यही चीज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस से अलग जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको देखते हैं और प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। क्या होता है? शिफ्ट। तो इसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं, और इसको हम चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। प्राइस कांस्टेंट रहता है, बाकी सारे फैक्टर्स जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट तब होती है जब प्राइस में चेंज आता है, और शिफ्ट कब होता है जब प्राइस से अलग बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। तो आपको तो पता ही है कि जैसे ही इसमें प्राइस बढ़ेगा, प्राइस की बात हो रही है ना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो घटेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो वही चीज आपको ग्राफ में बना के दिखानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस बनाई, ठीक है, y का नाम दिया, x का नाम दिया, ओरिजिन बनाया, यहाँ पर एक प्राइस की डंडी बनाई और डिमांड की डंडी बनाई है, प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड, और उसके बाद इसी पे आपको ये डिमांड कर्व बना देना है। इतना समझ में? डी लिख दिया। अब क्या होता है, यहीं पर आप दिखा दो कि मान लो प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो आप क्या करोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड भी घटती हुई दिखाओगे कि क्वांटिटी डिमांड घट गई, पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई। ठीक है, फिर आप दिखाओगे प्राइस जो है वो घट गया, तो क्वांटिटी डिमांड पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, मतलब क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई क्योंकि प्राइस घट गया। तो उससे क्या होता है, ये जब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, तो इसको हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब प्राइस घटा और क्वांटिटी डिमांड बढ़ी तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। ये दो चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांड घटी तो अपवर्ड मूवमेंट हुआ, और जैसे ही प्राइस घटा डिमांड बढ़ी तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। आई नो एक एक चीज के काफी सारे नाम है, बट एक बार आप याद कर लोगे ना तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर यही दो चीज हैं, एक तो एक्सपेंशन इन डिमांड, एक कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट पहले आप एक्सप्लेन कर दो कि डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है, कि जैसे ही प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई, और इसको आप एक्सपेंशन इन डिमांड भी बोलते हो। और अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी, और इसको हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड भी बोलते हैं। और इसी के हिसाब से आपके दो डिफरेंस बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि पहले इसकी ये दे दी डेफिनेशन कि प्राइस घटा तो डिमांड पे क्या असर आया, और प्राइस घटा तो डिमांड पे क्या असर आया। ठीक है, फिर आप बताओगे कि इसकी वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट होती है या फिर अपवर्ड मूवमेंट होती है। इसको हम एक्सटेंशन इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंड एक ग्राफ स्केड्यूल बना के ग्राफ के हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये होता है मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। तो ये इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि ये बनाएंगे कैसे, और इनके नाम याद रखना है, ताकि इनका अगर डिफरेंस आ जाए तो आप आराम से इसको कर सकते। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पढ़ लिया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसको हम चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऊपर, जिसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं और चेंज इन डिमांड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइस को तो कांस्टेंट रखेंगे, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से देखेंगे। तो चलो भाई पढ़ते हैं। शिफ्ट ना दो टाइप की होती है, अगर डिमांड बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, घटती तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, बस इतनी सी बात होती है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, इन सब चीजों में क्या असर पड़ता है। जैसे कि मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज आ जाता है तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, तो लेफ्टवर्ड होगा शिफ्ट या राइटवर्ड होगा शिफ्ट। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, और ज्यादा कुछ नहीं। इसके आपको ग्राफ बना बना के देखने पड़ेंगे। मेन जो है इसके अंदर आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है कि इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस बताओ, और आपको बोल दें अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया तो डिमांड में क्या असर आएगा, तो उसका ग्राफ बना के दिखाओ या फिर डायग्राम बना के दिखाओ। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो एक एक करके हम
डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चेंज आया। सो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे हमने किसको कांस्टेंट रखा है, प्राइस कांस्टेंट रखा है, और बाकी सारे फैक्टर्स को हमने अलाइव किया है। इसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं, इन सारे चेंजेस को। तो क्या होता है, या तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, या फिर इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, और डिमांड घट गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, या फिर डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो उसी का इन्होंने डिफरेंस बिटवीन बताया हुआ है यहाँ पे कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है कि अगर मान लो प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से डिमांड बढ़ी तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और सेम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे दी, ठीक है। और इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, और राइटवर्ड शिफ्ट के अलावा भी इनके काफी सारे नाम होते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज होगा तो क्या होगा, समझ गए ना। यहाँ पर देखो, अगर मान लो इस साइड पे आते हैं, अगर जैसे हम एक सब्स्टिट्यूट गुड ले लेते हैं कॉफी, ठीक है। अगर कॉफी के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए तो टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, टी का तो प्राइस सेम है, टी का तो प्राइस सेम था ना, और ये क्वांटिटी डिमांड है, और ये हमने डिमांड कर्व बना दिया, समझ गए। अब क्या होता है, कॉफी के जो प्राइस थे, यहाँ पर देखो कॉफी के जो प्राइस थे वो बढ़ गए तो क्या होगा, टी पे टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। दोबारा सुन लो, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ किस चीज का बना हुआ है, टी का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, टी का। टी के प्राइस में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, ना ये बढ़ रहा ना ये घट रहा, और इसकी क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पर डिमांड कर्व बना हुआ है। अब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूट गुड हमने यहाँ पे लिया हुआ है कॉफी। अगर मान लो कॉफी का अगर प्राइस बढ़ गया तो कॉफी को कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, टी को ही तो खरीदेंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आया हुआ है, ठीक है। अगर इसका उल्टा है, जैसे मान लो ये टी का प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व है। अगर मान लो कॉफी का जो प्राइस है वो घट जाता है तो सब अब कॉफी को प्रेफर करेंगे, और जो ये टी की डिमांड है वो घट जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से शो करोगे कि डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया है और अब क्वांटिटी जो है वो घट चुकी है, इस तरीके से। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड का था। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जैसे कि कार और पेट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या असर आया। पहले केस में क्या होता है, जैसे कि ये बताया हुआ है कि प्राइस ऑफ कार नॉर्मल है, प्राइस ऑफ कार में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ये है, और ये हमारा सिंपल डिमांड कर्व है। अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसे कि हम पेट्रोल लगा लेते हैं, अगर पेट्रोल का जो प्राइस है वो क्या करता है, बढ़ता है, तो कार को कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। तो कार की जो डिमांड है वो घट जाएगी, कार की जो डिमांड है वो घट जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। और अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस जो है वो कम हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। इतना समझ में आया, और क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ बना बना के देखने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे समझाने से काम चलाओगे तो वो चलेगा नहीं, मेरे समझाने के साथ इनको प्रैक्टिस भी करो, तब जाके मेन फायदा है उस चीज का। अगला देखो, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमारी इनकम में चेंज आ जाता है तो क्या होता है, इसमें भी दो केस बने, एक नॉर्मल गुड वाला और इंफीरियर गुड वाला। तो सबसे पहले हम नॉर्मल गुड का देख लेते हैं। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी, जैसे मान लो अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल गुड्स को खरीदेंगे। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, अगर मान लो कोई भी गिवन प्राइस है, प्राइस को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, ये क्वांटिटी डिमांड है और ये डिमांड कर्व है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर हमारी इनकम घट जाती है तो जो नॉर्मल गुड्स है उनकी जो डिमांड है वो भी घट जाएगी, तो डिमांड का विच साइड शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही डिमांड का विच साइड शिफ्ट हुआ तो क्वांटिटी डिमांड घट गई, ये चीज भी आप दिखाओगे। इतना समझ में है। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मान लो अगर हमारी इनकम बढ़ी तो इनकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, और इनकम घटी तो इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं। प्राइस सेम है लेकिन, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर देखो, अगर एक सिंपल प्राइस है, प्राइस को तो हम कांस्टेंट रखना है, और ये डिमांड है, ये क्वांटिटी डिमांड, और ये डिमांड कर्व है। अगर हमारी जो इनकम है वो बढ़ती है तो इनकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, और अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। ये था इंफीरियर गुड्स का केस। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बीच में डिफरेंस बता रखा है। नॉर्मल गुड्स में सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड बढ़ती है, और इंफीरियर गुड में अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड डिक्रीज होती है, ठीक है। और यहाँ पर इफेक्ट भी बताओगे, ये इफेक्ट करके दिखाना।
ठीक है, कि वाई इज इनकम, इनकम बढ़ी तो डिमांड में क्या असर पड़ा, और इसका एक ग्राफ बना के दिखाओगे कि क्या कैसे इनका ग्राफ बनेगा, तो ये तीन जो डिफरेंस बिटवीन आपके ये पूरे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स की। नेसेसिटी गुड्स वो होते हैं जो कि हमें चाहिए, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मिल्क हो गया, मेडिसिन हो गए, ऐसे ऐसी चीज़ जो है वो आपके नेसेसिटी गुड्स कहलाते हैं। अब इसके हिसाब से काइंड ऑफ डिमांड्स भी हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो फिर भी इनको रीड करना तो टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा, आराम से आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाते हैं तो क्या डिमांड में चेंज आता है। मान लो अगर टेस्ट जो है वो हमारा बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो राइट वर्ड शिफ्ट आ गया। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस घटे होते हैं, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज में, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ जाता है। अगर मान लो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर मान लो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज का, तो अभी करंट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए राइट वर्ड शिफ्ट। अगर फ्यूचर में प्राइस घटेगा तो करंट में डिमांड जो है वो घट जाएगी, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा। दैट्स इट, यही आपको चीजें सीखनी है। इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है और आपकी शिफ्ट और मूवमेंट अलोंग द डिमांड का भी इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ आपको बना बना के देखना है बार बार, इसके डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड और ये जितने भी ग्राफ है वो आपको ज्यादा मेन है इस चैप्टर में सीखने के लिए। और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है अपनी एक्सप्लेनेशन में। ये सारे नोट्स में से आपको ये सारी चीजें याद करनी ही करनी है, ठीक है, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, अब बस आपको इनका याद करने का ही काम रह जाता है। और इस तरीके से फाइनली ये जो हमारा लेंथी चैप्टर था ना वो खत्म होता है। एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप मुझे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ यू like the video and the explanation, please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.